Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द मास्टर नेहरा सर पर एक और पॉलिटी की क्लास लेकर के। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन रहेगा और उससे मैं मोटिवेट होकर के आपके सामने और ज़्यादा बेहतरीन जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं लेकर के आता रहूँगा। चलिए हम आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इसको नाम दिया गया द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। मैं हल्का सा इसमें बता भी देता हूं आप लोगों को कि द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस क्यों बोला गया। द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस बोलने का एक ही रीज़न था, क्योंकि अंग्रेज़ों से भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतने ज़्यादा तंग आ चुके थे कि सिपोई म्यूटिनी या द रिबेलियन ऑफ 1857 आप लोगों ने सुना होगा। तो उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम आपका स्टेटस अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको सोशली जो बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ रहा है या जो आपका अभी तक विकास नहीं हो पाया है, हम आपको मॉडर्न करना चाह रहे हैं, हम विकास की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं। उसी के तहत ये सब चला। अब इसके अंदर हम बिल्कुल आराम से स्टडी करेंगे। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि गवर्नर जनरल बनाया गया, और गवर्नर जनरल कहाँ का बनाया गया था? बंगाल का। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको कहाँ बनाया गया था? बंगाल में। फिर उसको बनाया गया इंडिया में, और इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर द वाइस रॉय ऑफ इंडिया आ गया। द वाइस रॉय ऑफ इंडिया आ गया। अब जो द वाइस रॉय ऑफ इंडिया है, सबसे पहले मैं नेम बता देता हूँ क्या है। वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग, जो पहला वाइस रॉय बनाया गया। अब वाइस रॉय क्या था वो ज़रा समझ लीजिए। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका था? मैं लिख देता हूँ। ये था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो पहले हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस सब को क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। इस सब को क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। यानी आप सिंपल वर्ड में कर लीजिए, एंडेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर? यानी जिस वे से अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती आ रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, उन सब को फिनिश कर दिया। जैसे हम पहले कर चुके हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे? कमर्शियल फंक्शंस के लिए, और जो बाकी पॉलिटिकल फंक्शन बच गए थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल था। इनको अब फिनिश कर दिया गया, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको मिली? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और एक और इंडिविजुअल अभी हमारे सामने आने वाला है, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी किसको मिली? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेज करने वाला था, इसकी अथॉरिटी किसको मिली? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया। भारत के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी दी गई। अब ये सचिव कहाँ था, कैसे था, कहाँ से आया था? ये आया था ब्रिटिश कैबिनेट से। ये कहाँ का मेंबर था? मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। देखिए वाइसरॉय जो था वो सीधा क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे कि ये लाइन है ना अलग से, आप देखिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि वाइसरॉय था। और मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, वो कौन था? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उसका नाम क्या था ये जरूर, क्योंकि फर्स्ट था ना, तो लॉर्ड स्टैनली। क्या था? लॉर्ड स्टैनली इसका नेम था, लॉर्ड स्टैनली, जो कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह जाता है दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो तो ब्रिटिश कैबिनेट से आया, उसको यहाँ के अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी नहीं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसको एक काउंसिल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। और वो काउंसिल के अंदर कितने मेंबर थे? 15 मेंबर्स थे। देखो मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ, एक काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसको नाम दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे। अब 15 मेंबर्स क्या थे वो जरा देखिए, ये एडवाइज करते थे, इनका रोल क्या था? एडवाइजरी था, एक तरह की एडवाइजरी बॉडी थी, इसको बोलते हैं सलाह देने वाली निकाय, बॉडी को निकाय बोलते हैं। और ये किसको सलाह देती थी? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको सलाह दिया करती थी। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले से चलता आ रहा था, उसकी जगह वाइसरॉय आ गया। अब वाइसरॉय जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, पहला वाइसरॉय अपना था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि बिजनेस को संभालते थे, कमर्शियल फंक्शन को देखते थे, उसको फिनिश कर दिया, एंड कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, पॉलिटिकल फंक्शन को देखते थे, उसको ओवर कर दिया, एंड कर दिया। इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया, और इसका जो मेंबर था वो ब्रिटिश कैबिनेट से चुना हुआ होता था, और लॉर्ड स्टैनली वो मेंबर था जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वर्क करने के लिए काउंसिल की ज़रूरत पड़ी। अब ये देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया, इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, और ये एडवाइजरी बॉडी होती थी, सलाह देने वाला निकाय होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइज करते थे कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब देखिएगा 3 हमें काउंसिल एक्ट करने हैं, द इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या रहेगा, यानी कि भारतीयों की जो हिस्सेदारी है, या आप कह लीजिए कानून बनाने के अंदर उनका जो रोल है ना, वो सुनिश्चित किया जाएगा धीरे धीरे। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे वो 3 हमारे पास आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट। अब अभी हमने 1858 का एक एक्ट किया है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट हम करेंगे 1861 का,
ठीक है, ऑफ कर लीजिए, ऑफ 1861। क्लियर। उसके बाद में आएगा 1892, फिर आएगा 1909। अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इसके अंदर क्या था? वाइसरॉय हमें पहले से मिल चुका है, कौन है? वो है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, अभी इसके अंदर वाइसरॉय कौन है? द वाइसरॉय, और ये कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या करेगा? लॉर्ड कैनिंग, अब देखिए काउंसिल नाम है ना, तो इंडियन की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। इसने नॉमिनेट किए, यानी नॉमिनेटेड किया किसको? मैं लिख लेता हूँ यहाँ, आपके लिए अलग से लिख देता हूँ, द महाराजा ऑफ बनारस। ठीक है, एक तो ये मेंबर इन्होंने नॉमिनेट किया, उसके बाद में द महाराजा ऑफ पटियाला। द महाराजा ऑफ पटियाला। और एक और इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल को ये नियुक्त करते हैं, वो है सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, वैसे हिस्ट्री में तो ठीक है, लेकिन सर दिनकर राव मैं बता देता हूँ, रत्नागिरी के राजा थे, राजा ऑफ रत्नागिरी। ठीक है, रत्नागिरी के राजा थे। इन 3 इंडिविजुअल्स को क्या किया था? 3 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट किया था। और किस में किया था? उन्होंने सेंट्रल, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, क्योंकि हम काउंसिल ही पढ़ रहे हैं, तो उसका एक्सपेंशन किया था, उसको इनलार्ज किया था, और उसके तहत ही आप याद रखिएगा इनको नॉमिनेट किया गया था। इसमें नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, एक नेम सर दिनकर राव जो बार बार पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है। डिसेंट्रलाइजेशन से आप समझते हो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए पहले क्या था, जैसे बॉम्बे है, मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं, उनके गवर्नर की शक्तियां छीन ली गई थी, उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया था। उन शक्तियों को थोड़ा थोड़ा और वापस दिया गया, उनका रिस्टोरेशन किया गया। रिस्टोरेशन पावर्स, किसको रिस्टोरेशन किया गया? रिस्टोरेशन पावर्स किसको किया गया? इसमें आप 2 याद रखिएगा, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनको पावर्स वापस दे दी गई। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके तहत इनको पावर्स वापस दे दी गई और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म्ड, ये बनाई गई। अब कौन कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई? 3 काउंसिल्स थी, याद रखिएगा। सबसे पहले था बंगाल। बंगाल कब बनाया गया? 1862 के अंदर। कब बनाया गया? 1862 के अंदर। उसके अंदर था, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, NWFP। NWFP इसको बनाया गया 1866 में। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, आप बस सिंपली इतना याद रख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। ओके, उसको 1866 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। उसके साथ साथ देखिए पंजाब को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया 1892 के अंदर।
1892, Bengal 1862, Northwest Frontier Provinces 1866 and Punjab 1897, सॉरी इट्स 1897 के अंदर इसको बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो था उसने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो आपको पता होगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम वो लेकर के आया, और कब लेकर के आया? इन 1859 के अंदर लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आया। अब पोर्टफोलियो आप लोगों को पता होगा, पोर्टफोलियो होता है जैसे कि हम किसी को विशेष अधिकार दे देते हैं, एक डिफाइंड एरिया दे देते हैं कि आप यहाँ काम करोगे और इन क्षेत्रों में ही आप काम करोगे। तो ये जो आज के टाइम में भी हम पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो वाली बात शुरू में कौन लेकर के आया था? वो लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया था। अब जैसे आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देता है, अध्यादेश बोलते हैं, तो जो वाइसरॉय था वो उस समय का आप प्रेसिडेंट कह सकते हो। जो वाइसरॉय क्या करता था? ऑर्डिनेंस इश्यू करता था, यानी अध्यादेश इशू करता था। ऑर्डिनेंस क्या करता था? इशू करता था। और आज भी इस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है? 6 मंथ, और पहले भी कितनी थी? 6 मंथ। अब ज़रा समझा देता हूँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, यानी कि जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में होती है या बैठती है, तो वो कोई ना कोई कानून अगर चाहे डिमांड हो तो वो बना सकते हैं। अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं है और हमें अर्जेंटली किसी कानून को बनाने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हम एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं, और इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को देती है, और प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं, जिसकी लाइफ आज भी 6 मंथ है, पहले भी 6 मंथ थी। तो हम वाइसरॉय को एक तरह का प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप याद रखिएगा। पंजाब जो था वो 1897 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। ओके, तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 3 एक्ट बताए हैं मैंने। कौन सा है? 92 इंडियन काउंसिल एक्ट 92। ओके, तो ये आप ज़रा देखिए, यानी काउंसिल एक्ट जब हम करेंगे तो सिर्फ जो काउंसिल्स के बढ़ाने में, यानी कि इंडियंस को किस तरीके से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दें ताकि वो गुस्सा ना करे, ताकि वो शांत रहे, तो इसी के तहत ये सब प्रयास चल रहे हैं और अंग्रेज करते रहे हैं। नॉन ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स होते, अब देखिए ऑफिशियल मेंबर नहीं आ रहे हैं अभी, नॉन ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, जो ब्रिटिश उस समय चला रहे थे, उन्होंने एक एक्ट लेकर के आए, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके अंदर क्या था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहाँ थे? जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें बढ़ा दिए गए। कहाँ बढ़ा दिए गए? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या कर दिए गए? इंक्रीज कर दिए गए, वर इंक्रीज्ड। क्योंकि इंडियंस को सिर्फ स्पेसिफाई करने की ही बातें यहाँ पर चल रही है कि किस तरीके से उनको लगे कि हम भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और वो बार बार कोई आंदोलन, कोई सरकार विरोधी कार्य ना करें। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, यानी दोनों सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास एक स्पेशल पावर दे दिया गया जो आज तक नहीं था। वो क्या था कि वो बजट डिस्कस कर सकते थे। दे कुड डिस्कस बजट। अब वो बजट डिस्कस कर सकते थे, पहले डिस्कशन नहीं होता था। अब यहीं तक नहीं रुकी है बात। अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, देखिए इसमें दो निकाय मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तो, दूसरा है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, यानी प्रांतीय कानून बनाने वाली जो इकाइयां हैं जो उनको काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और दूसरा कौन है, द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिकमेंडेशन देंगे यानी सिफारिशें करेंगे। और सिफारिशें कहाँ करेंगे, ताकि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो नॉमिनेट हो। देखो यहाँ नॉन ऑफिशियल मेंबर आए हैं, लेकिन यहाँ तो सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए हैं, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन कैसे होगा, प्रोविंशियल में कैसे होगा, वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, ठीक है। रिकमेंडेशंस किसके लिए देंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस समझ लीजिए, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों रिकमेंडेशंस देंगे, सिफारिशें करेंगे। किसके लिए करेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और वो नॉन ऑफिशियल मेंबर कहाँ भेजेंगे, फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे। आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन कैसे होता है वो ज़रा ध्यान से देखिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस, ज़मींदार, चैम्बर्स, ये सब आ जाते हैं। यानी यहाँ हम क्या लिखें, सबसे पहले लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। साथ साथ बोलते रहिएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, उससे अच्छे से आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ओके। उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएँ, ओके। उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद में ट्रेड यूनियंस, उसके बाद में जमींदार्स, क्या, जमींदार्स, ठीक है, एंड चैम्बर्स। ये क्या करेंगे, ये रिकमेंडेशंस देंगे। और रिकमेंडेशंस किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे, गवर्नर को भेजेंगे। और गवर्नर क्या करेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर को चूज करेगा। अब देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर कहाँ जाएंगे, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ जाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये रिकमेंडेशन देंगे किसको? वाइस रॉय को। और फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस, जमींदार्स, चैम्बर्स, ये रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर को, और गवर्नर क्या करेगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर भेजेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ वाइस रॉय भेजेगा, यहाँ गवर्नर भेजेगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिएगा। अभी आगे हम बढ़ते हैं और द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, एक रह गया कौन सा? 1909। अभी देखिएगा अंग्रेज जो हैं वो किस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं और भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात निकल करके सामने आती है। बस अंग्रेज इन कानूनों के माध्यम से हम इंडियंस को पेसिफाई करने में लगे हुए थे कि हम आगे जा कर के उग्र ना हों, उनके विरुद्ध ना हो जाएं और उनको लगे कि हाँ अंग्रेज भी आपका भला सोच रहे हैं। इसमें दो व्यक्ति अहम हो जाते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद रखिएगा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये थे लॉर्ड मॉर्ले। और द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये थे लॉर्ड मिंटो। मैं एक बात आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि लॉर्ड मिंटो को द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। यह लिख देता हूं, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट कम्युनल का मीनिंग होता है सांप्रदायिक, यानी जो कम्युनिटी, जो समुदाय में हम बांट देते हैं, यानी यहाँ पर मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट दिया गया, उनका निर्वाचन मंडल दिया गया कि मुस्लिम को ही वोट डालेगा, उसको ही चुनेगा, उसको कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया। और ये बात किसने रखी थी सामने? लॉर्ड मिंटो ने, इसीलिए इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नंबर बढ़ रहे हैं जब से काउंसिल एक्ट आ रहा है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ भी नंबर बढ़ा। ठीक है, तो आप रखिएगा ध्यान में, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल में क्या हुआ? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, उन दोनों का बढ़ाया गया मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज। बस इतना कर लीजिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, अब मेंबर बढ़े हैं, अगर सारे मान लीजिए इंडियंस आ जाएंगे तो वो अंग्रेज़ों के कानून को पास नहीं होने देंगे, तो उन्होंने की एरियाज़ में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो कहाँ रखी और ऑफिशियल मेजॉरिटी वो कहाँ रखी, मैं बता देता हूँ। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो प्रोविंसेस में रखी, इंडियंस की। कहाँ रखी? प्रोविंसेस में, या आप कह लीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में।
ठीक है। और जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है ब्रिटिशर्स की वो कहाँ रहेगी फिर? ऑफिशियल मेजॉरिटी वो रहेगी अंग्रेज़ों की, अंग्रेज इसको रिटेन रखेंगे। ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज रिटेन्ड, कहाँ रहेगी ये? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो इंग्लिशमैन रिटेन रखते हैं। अब देखिए, हम पहले कर चुके हैं कि बजट पर डिस्कशन किया जा सकता था, लेकिन पहले सिर्फ डिस्कशन था, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ एक क्लोज, एक लॉ ऐसा रखा गया इस एक्ट में कि मेंबर्स जो थे वो क्वेश्चन पूछ सकते थे और रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, ठीक है ना। मेंबर्स कुड आस्क questions and move resolutions। अब आप देखिए, रेजोल्यूशन यानी कोई प्रस्ताव लेकर के आना, यानी कोई हमें बदलाव अगर हमें चाहिए कि हमें इसमें ये सुधार चाहिए तो हम रेजोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं, अपनी राय सामने रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो इंडियंस जो थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी चुना गया। अभी तक तो हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल दो तरह की थी, एक तो लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी फर्स्ट टाइम, यानी आप कह लीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इंडियंस जो थे वो शामिल हुए, यानी फर्स्ट टाइम कहाँ हुए? इंडियन शामिल हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन सी थी? दो तरह की थी ना, ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। इसमें इंडियंस क्या हुए? चूज हुए, इलेक्ट किया गया उनको। पहली बार उनका पार्टिसिपेशन हमें नज़र आया। कहाँ आया? और ये पहला व्यक्ति कौन था जिसको चुना गया? बस इतना देखिए, पहली बार इंडियन जो थे उनको वाइसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया। एक इम्पोर्टेंट नेम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लो मेंबर बनाया गया था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनको क्या बनाया गया था? लो मेंबर बनाया गया था। और लो मेंबर किस में बनाया गया था? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लो मेंबर बनाया गया था। ओके, तो अभी तक जो हमने किया वो देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात है वो निकल कर के सामने आती है, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग हो गया प्रतिनिधित्व। सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। अलग से प्रतिनिधित्व देने का मीनिंग क्या हुआ? अलग से जो है यहाँ अपने प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा सकता था। तो ये क्या थे? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, इनको दिया गया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि बंगाल के अंदर था, यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया, ज़मींदार को दिया गया,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया, ज़मींदार्स को दिया गया। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी बताया 1909 क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जाना जाता है। फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। उन्होंने स्पेशली मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो दिया, कम्युनल कह सकते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। अभी जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था एरिया के आधार पर, वो देखिए प्रिजाइडिंग कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार, इनको अलग से और प्रतिनिधित्व दिया गया। अंग्रेज बस ये चाहते थे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वो अच्छे से चलती रहे और वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। अब अभी हमने काउंसिल एक्ट किए हैं 3। काउंसिल एक्ट यानी कि जो 1858 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद के 3 काउंसिल ऑफ एक्ट थे 1861, 1892 और 1909। अभी हमारे सामने दोबारा से फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं। वो देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब, ऑफ 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इस एक्ट की क्या ख़ास बात है, देखिए इस एक्ट में ध्यान से सुनिएगा, 20 अगस्त 1919, 20 अगस्त 1917 को सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ये बात मानी थी या स्वीकारी थी कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली भारत के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा था कि ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, यानी एक क्षणिक नहीं है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होगा। और किसका इंट्रोडक्शन होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, यानी जिम्मेदारी भरी सरकार हम लाना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें टाइम लगेगा और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार चलाते कैसे हैं। अभी आप इस लायक नहीं हैं कि आप सरकार चला सकते हैं, हमसे सीखिए, जो हम कानून ला रहे हैं उनसे सीखिए और फिर आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे देश को चलाने की। ये अंग्रेज़ों की राय थी और ये पहली बार राय हमारे सामने निकल करके आती है 20 अगस्त 1917 को पहली बार ये पॉइंट निकल करके सामने आता है। इस एक्ट को क्योंकि अभी सेक्रेटरी और वाइसरॉय का जो रोल है ना वो आगे चलता रहेगा, तो उनके नाम पर भी इसको जाना जा सकता है। मैं बता देता हूँ, उस समय मोंटेगो और चैम्सफोर्ड होते थे, तो इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। एक तो मोंटेगो, दूसरा चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये मोंटेगो कौन था और चैम्सफोर्ड कौन था, ये पॉइंट हमारे सामने आता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मोंटेगो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मोंटेगो था। चैम्सफोर्ड कौन था, ये वाइसरॉय बच गया। ठीक है, तो ये दो आप इंडिविजुअल के नेम भी याद रखिएगा। ओके, तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात और देख लीजिए, ये ड्राफ्ट यहाँ होता है 1919 में ड्राफ्ट होता है, लेकिन केम इनटू फोर्स यानी प्रभाव में कब आया, ये केम इनटू फोर्स प्रभाव में कब आया, 1921 में ये लागू होता है। और इसने भारतीयों की डिमांड पर क्या कर दिया, सेंट्रल कंट्रोल को क्या कर दिया, रिलैक्स्ड कर दिया। रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल
सेंट्रल कंट्रोल किसके ऊपर? प्रोविंशियल और सेंट्रल जो सब्जेक्ट्स थे ओवर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे उनके ऊपर जो केंद्र का दबाव था, प्रेशर था, उसको कम किया गया। अब देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो दो सब्जेक्ट निकल करके हमारे सामने आते हैं। वो दो सब्जेक्ट है, एक तो ट्रांसफर्ड और दूसरा है रिजर्व्ड। देखिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थी कि प्रोविंसेस में गवर्नर होगा ऑफ कोर्स, और गवर्नर के साथ साथ में कौन होंगे? मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, गवर्नर के साथ साथ मिनिस्टर होंगे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, उसके बाद में देखिए एक और सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वाली बात हम करते हैं। अब ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या है? इसके अंदर भी गवर्नर आ रहा है, ये भी गवर्नर था क्योंकि प्रोविंसेस में हम बात कर रहे हैं ना। गवर्नर के साथ साथ इसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अहम रोल प्ले करेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। रिजर्व्ड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कोई लॉ बना दिया, कुछ भी, उस पर डिस्कशन पॉसिबल नहीं था, उसका ओपोजिशन, उसका चेंज पॉसिबल नहीं था। लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या थे कि गवर्नर और मिनिस्टर कुछ भी ड्राफ्ट करते थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता था और वहाँ उस पर डिस्कशन होता था कि वो सही है, गलत है, या उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि कानूनी सुधार जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो अमेंडमेंट होता है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ ये जो सिस्टम था, क्योंकि 1 ये है और 2 ये है, और 1 2 इसको डायरकी कहा जाता था। ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट वाला सिस्टम है ना, इसको क्या कहा जाता है? डायरकी कहा जाता है। अब डायरकी समझ लीजिए, क्वेश्चन भी आया था 2018 यूपीएससी के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरकी। डायरकी का मीनिंग है 2, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है 2। मैंने बता दिया ट्रांसफर और रिजर्व्ड यानी 2 हैं, तो इसको डायरकी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरकी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, ये सक्सेसफुल नहीं रहा ये सिस्टम। ये कहा क्या रहा? लार्जली अनसक्सेसफुल। ठीक है, यानी अगर इस एक्ट के बारे में किसी बुक में आपको या न्यूज़पेपर में ये पढ़ने को मिले कभी कि 1919 में डायरकी जो था वो बहुत ज़्यादा असफल था, तो इसका मीनिंग यही होगा कि ये डायरकी के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था कोई भी चेंज करने के लिए। तो अभी तक जो हमने किया वो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, ये जो 1919 का जो एक्ट बना था ये थोड़ा सा बस हो गया, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में और चलेंगे। लेकिन आगे का जो पॉइंट है इसमें बायकैमरलिज्म, यानी बायकैमरलिज्म होता है द्विसदन, और डायरेक्ट इलेक्शन की बात हमारे सामने निकल कर के आती है। यानी फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम हमारे सामने बायकैमरलिज्म। अब बायकैमरलिज्म मैं बता रहा हूँ द्विसदन, जैसे आज भी हमारा अपर हाउस लोअर हाउस है वो बायकैमरलिज्म है, ठीक है ना। और दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात, डायरेक्ट इलेक्शंस, सीधे चुनाव वाली बात निकल करके सामने आती है।
अब देखिए बायकैमरलिज्म कहाँ चला गया, उसमें सेंटर में चला गया। तो इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिवाइड होगी। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये देखिए यहाँ हम डिवीज़न कर लेते हैं 2 के अंदर। एक तो अपर हाउस जैसा आज भी है और एक लोअर हाउस, और एक होगा लोअर हाउस। अब अपर हाउस जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जैसे आज भी काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अपर हाउस जैसा आज भी है जो राज्यसभा है, और उसी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी काउंट करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जैसा कि आज भी है, इसको लोअर हाउस में हम काउंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेजॉरिटी थी वो देखिए, एक वर्ड है डायरेक्ट इलेक्शन, इसका जो चुनाव होता था वो किस में होता था, यानी इसकी जो मेजॉरिटी थी, लिख लीजिए, मेजॉरिटी चोजन थ्रू, किसके थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन से इनकी मेजॉरिटी को चूज किया जाता था। अब जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इंडियन की पार्टिसिपेशन भी हमें इंश्योर करना था। देखिए वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके अंदर कितने मेंबर थे, मेंबर्स थे टोटल 6, टोटल मेंबर थे 6, और 6 में से जो 3 थे, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 आउट ऑफ 6 जो थे वो इंडियंस थे, वर इंडियंस। लेकिन बस ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कमांडर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चीफ कह लीजिए, बस सिंपल सी बात है, उसका मुखिया कह लीजिए, वो एक इंग्लिश मैन ही होता था, वो भारतीय नहीं होता था, उसका पदाधिकारी या प्रमुख ब्रिटिशर था, इंग्लिश नहीं होता था, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ भी जो डायरेक्ट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर लें, क्योंकि ये जो इंग्लिश मैन है वो आगे चलते रहेंगे, हर एक्ट में कुछ ना कुछ नया सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आएंगे। अभी पीछे इन्होंने दिया था मुस्लिम को, अभी यहाँ देंगे सिख को, सिखों को शामिल कर लिया, सिख, उसके बाद में इंडियन क्रिश्चियन, भारतीय ईसाइयों को शामिल कर लिया, ठीक है। एंग्लो इंडियन को ये लेकर के आ जाते हैं यहाँ, जो आंग्ल भारतीय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एंग्लो इंडियन, और खुद अपने आप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यूरोपियंस, याद रखिएगा, अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, और अपने आप को भी, इम्पोर्टेंट बात है ये, इंक्लूड करके चलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट में। अब देखिए फ्रेंचाइजी, ये है फ्रेंचाइजी, या इसको सफरीज भी बोलते हैं। फ्रेंचाइजी का मीनिंग होता है मताधिकार। मताधिकार सभी को नहीं मिला, बस चुनिंदा लोगों को मिला। चुनिंदा लोगों को मताधिकार देने के लिए इन्होंने एक तरह का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था, एक तो प्रॉपर्टी होगा, दूसरा टैक्स या एजुकेशन होगा, यानी शिक्षित, कर देने वाला, और जो अमीर व्यक्ति था वही वोट डाल सकता था, वोट डालने का अधिकारी होता था। और ये जो अधिकार है फ्रेंचाइजी के अंतर्गत, यानी वोटिंग अधिकार, कुछ लोगों को ही दिए गए। उसके बाद देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
के कुछ एक फंक्शन, सम ऑफ द फंक्शंस किसके, ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसके साथ क्या हुआ, इसके जो फंक्शन थे, एक हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में बनाया गया। अब हाई कमिश्नर को दे दिया गया, किसको ट्रांसफ़र किए गए, हाई कमिश्नर को ट्रांसफ़र, किसको, हाई कमिश्नर। बस ये याद रखिएगा, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ एक जो फंक्शन थे वो हाई कमिश्नर को ट्रांसफ़र किए गए। और हाई कमिश्नर का ऑफिस कहाँ होता था, हाई कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था लंदन में, इंग्लैंड में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसी एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के बारे में बात हुई। आगे हम आरबीआई और जो फेडरल कोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कब बनाया गया, इन 1926। लेकिन 1926 में बना, लेकिन उसकी बात कब की गई, उसकी बात की गई 1919 वाले एक्ट के अंदर, लेकिन बना 1926 में। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं और जो प्रोविंशियल बजट है, स्पेशली प्रोविंशियल बजट, इसको क्या किया गया, सेपरेटेड किया गया, किससे, सेंट्रल बजट से। जैसे आज भी एक स्टेट का अपना बजट होता है, सेंटर का अपना बजट होता है, ये जो सिस्टम है ये उस समय से यानी 1919 में भी अप्लाई था, उस एक्ट में मेंशन था। इस एक्ट में सबसे ज़रूरी एक बात और थी कि अपॉइंटमेंट होगा एक कमीशन का, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा आफ्टर 10 years ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। अब वो कमीशन जो था आप जानते भी होंगे, साइमन कमीशन, नाम सुना होगा, उसके बारे में मैं अलग से आपको बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें अभी स्टडी की हैं। आप होपफुली आपने उनके नोट्स बनाए होंगे और आप उनको माइंड में रखना, मेमोराइज करना, बार बार रिवीजन से ही, समझने से ही चीज़ें क्लियर होती है। आगे आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन अगर हम बाय रूल देखें तो बाय रूल ये आना चाहिए था 1929 में, आफ्टर 10 years, लेकिन ये आया कब, नवंबर 1926 में। आना चाहिए था ये 1929 में, लेकिन आया कब, नवंबर 1926 में। अब देखिए मेंबर कितने थे, 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स। और इसका जो चीफ था, जो चेयरमैन था, वो सर जॉन साइमन था। इसका चेयरमैन कौन था, सर जॉन साइमन। अब देखिए ये जो 7 मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसीलिए सभी पार्टी ने इसका विरोध किया, बॉयकॉट किया। इट वॉज बॉयकॉटेड बाय ईच एंड एवरी पार्टी ऑफ दैट टाइम। और इसने रिकमेंडेशन दी, यानी अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट सबमिटेड
कब सबमिट की? 1930 में। ठीक है, 1930 में, यानी आफ्टर आप ये कह लीजिए कि आफ्टर 3 years, सॉरी आई हैव मेड ए मिस्टेक हियर, इट्स नवंबर 1927 एग्जैक्टली, नवंबर, यानी 2 years अर्लियर था ना, तो 1929 में आना था, तो 2 years अर्लियर 1927 में इसका अपॉइंटमेंट किया गया, 2 years अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले बताया, बट इट वाज बाय मिस्टेक। रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930, यानी आफ्टर 3 years इसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। और रिकमेंडेशन देखिए क्या दिया, यानी इसने अपनी सिफारिशों में क्या बोला, रिकमेंडेशंस। इसकी 3 प्रमुख सिफारिशें हैं। जो पहली सिफारिश है उसमें ये बोला कि जो आप ये जो कम्युनल अवार्ड दे रहे हैं या कम्युनल इलेक्टोरेशन है उसको जारी रखें। इसने क्या बोला, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट को जारी रखा जाए, ये बात इसने कही। दूसरा, अबोलिशन ऑफ डायरकी, जैसे कि सेंटर में हमने, स्टेट में हमने डायरकी के बारे में किया, तो उसको इसने कहा है कि आप उसको अबोलिश करो। और तीसरी बात कही इसने, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस में, प्रांतों में हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर के आना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, अब इसने ये डिमांड्स, 3 प्रमुख डिमांड्स या रिकमेंडेशन सामने रखी कि हाँ, हमारे हिसाब से ये सब कुछ होना चाहिए, हमारी डिमांड ये है, रिकमेंडेशन ये है, और इस पर 3 डिमांड है और 3 राउंड टेबल है। आप इसको याद रख लेना, 3 डिमांड है, 3 राउंड टेबल्स हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। और 3 राउंड टेबल के अंदर 3 पार्टनर्स भी तो है, ऑफ किसकी, ब्रिटिशर्स की। एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया। और थर्ड कौन था, थर्ड था जो प्रोविंसेस बच गए, यानी प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। ये 3 आप याद रखना, 3 मेन रिकमेंडेशन है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, और ये 3 पार्टनर्स हैं, 3 आप कह सकते हैं एंटिटीज़ हैं, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, इनके बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और इस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकल कर के आया, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि संविधान में हमें क्या सुधार चाहिए, उस पर वाइट पेपर आया। अब वाइट पेपर का मीनिंग ये नहीं कि बोर्ड की तरह का वाइट हो या पेपर की तरह का वाइट हो। वाइट पेपर का मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन, इन मीटिंग के अंदर और इन रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया पेपर पर, उसको लिखा गया, टाइप किया गया, प्रिंट किया गया, और प्रिंट करने के बाद में वो वाइट पेपर जो था वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। ठीक है ना। अब ये ड्राफ्टेड है, वाइट पेपर ऐसे नहीं है, और इसको कहाँ भेजा गया, सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेलेक्ट
कमेटी को इसे भेजा गया। ठीक है, तो वाइट पेपर ऐसा नहीं है कि वाइट पेपर है उस पर कुछ राइट डाउन नहीं है, उस पर ड्राफ्ट है, यानी आप कह लीजिए एक सिंपल शब्द में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है, उसमें रिफॉर्म्स के लिए ड्राफ्ट किया लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज तक हमने किया है 1919 तक का एक्ट हमने अच्छे से कर लिया है। अभी एक बात इसमें बच जाती है, वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। कम्युनल अवॉर्ड, पूना पैक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। येरवड़ा जेल के अंदर महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ पर चले गए थे। येरवड़ा जेल जिसमें जो पूना के अंदर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो रह चुके हैं उस जेल में कैदी के तौर पर। तो कम्युनल अवॉर्ड भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। यानी अंग्रेज़ों ने जो 3 राउंड टेबल हुई और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके आधार पर कंटिन्यूएशन ऑफ क्या था, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इसमें क्या दिया गया, जो एसीज थी, माइनॉरिटीज़ जो थी, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कम्युनल अवार्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों को एक इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कई बार पूछ लिया जाता है कि जब ये कम्युनल अवार्ड दिया गया तो उस समय ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़ था वो किसको बढ़ाया गया? एसीज को, शेड्यूल्ड कास्ट को। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, गांधी जी जो थे उस समय येरवड़ा जेल में थे। गांधी जी कहाँ थे? येरवड़ा जेल में। ठीक है, येरवड़ा जेल ये कहाँ है? पूना के अंदर, पुणे के अंदर कह लीजिए। ठीक है, तो येरवड़ा जेल पुणे में, पूना में है। वहाँ पर गांधी जी जो हैं वो फास्ट अनटू डेथ पर चले जाते हैं कि ये जो है बिल्कुल रॉन्ग डिसीज़न लिया गया है। एसीज को, हरिजनों को अलग से माइनॉरिटी का स्टेटस दे करके और उनको सेपरेट किया गया है। ठीक है, अब पूना पैक्ट निकल करके सामने आया। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में था? पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और हरिजनों के बीच में था। अब पूना पैक्ट में क्या था कि रिजर्व्ड सीट जो है वो एसीज को मिलेगी। ठीक है ना, जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, यानी कि आपस में मिलकर के ही जैसे चुनाव लड़े हैं वैसे हम लड़ेंगे, वैसे ही आगे रहेगा। लेकिन एसीज के लिए रिजर्व्ड सीट रहेगी, रिजर्व्ड सीट्स फॉर एसीज। ये पैक्ट होता है। इस पैक्ट और इन सब सारी जो भी घटनाक्रम है, इवेंट्स हैं, उन सब को कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने किया अप टू, आप कह सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी हमारा बचता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आगे आने वाली क्लास में हम करेंगे। और उसके बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, वो हम करेंगे। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन रहेगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और ज़्यादा बेहतरीन सेवाएं दे सकूं। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।